ये है बेटा पहला जो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है सहबहुलीकरण। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सहबहुलीकरण। सहबहुलीकरण ये कुछ शब्द है ना। सहबहुलीकरण, सहबहुली, बहुलकीकरण, बहुलकीकरण इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सहबहुलीकरण, ठीक है ना, या विषम बहुलकीकरण, ठीक है ना, या बहुलीकरण, ठीक है ना, विषम विषम बहुलीकरण, बहुलीकरण, ठीक है ना। ये दो शब्द है हमारे पास। इसमें क्या हो सकता है, किससे कह सकते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पर हम यदि डेफिनेशन में देखेंगे क्या होता है ये, तो उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक तो शब्द यहाँ पर आया विषम बहुलीकरण। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो समान लगभग लगभग पदों में पढ़ रहे थे, है ना। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, विषम बहुलीकरण क्या होगा कि बहुलीकरण में क्या होते हैं, दो भिन्न यौगिकों में एक या एक से अधिक अणु क्या होते हैं, आपस में क्रिया करके बहुलक बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार के बहुलीकरण में, ठीक है ना, क्या आएगा, इस प्रकार के बहुलीकरण में जो हमारे पास क्या होगा, बहुलीकरण की क्रिया होगी, बहुलीकरण। इसको थोड़ा याद कर लेना बेटा, ये सरल डेफिनेशन है, कभी कभी पेपर सरल होता है तो सरल चीजें पूछ लेता है। में दो भिन्न यौगिक, जो हमारे पास क्या होंगे, दो भिन्न यौगिक होंगे, दो भिन्न यौगिकों के क्या होंगे, एक या एक, एक कह सकते हैं, एक से, या इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक से अधिक, एक से अधिक अणु, एक से अधिक अणु क्या होंगे, आपस में क्रिया कर, क्या होगा, आपस में क्रिया कर बहुलक बनाते हैं। बस इतनी आ गई हमारे पास, उसको हम क्या क्या करते हैं, बहुलक बनाते हैं। बाकी चीजें आप लोगों को आसानी से लिखते हैं, है ना, बनाते हैं। बस इतनी हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। इस प्रकार के बहुलीकरण में क्या होंगे, दो भिन्न यौगिक में से एक से अधिक अणु आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, बहुलक बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, सहबहुलीकरण। सहबहुलीकरण है बेटे ना, अब थोड़ा बहुलकीकरण नहीं होगा, बहुलीकरण होगा, बस इसको काट देना, सहबहुलीकरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये सहबहुलीकरण है। क्या है, सहबहुलीकरण, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास उदाहरण के रूप में हमने क्या लिया, यदि हम उदाहरण इसका देखेंगे तो उदाहरण क्या हो सकता है इसका, इसका जो उदाहरण है ये हमने सब बना चुके हैं। ये उदाहरण है नाइलॉन 66, यानी कि नाइलॉन, नाइलॉन क्या होगा 66 जो हमारे पास है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दूसरा हमने टेरिलीन पढ़ा बनाया था, ठीक है ना, क्या बनाया था, टेरिलीन, टेरिलीन भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देख लेना टेरिलीन कौन है, ठीक है ना। ये दोनों एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, सहबहुलक बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे श्रृंखला में वृद्धि के हिसाब से, जैसे जैसे श्रृंखला में बढ़ाते हैं उसी के हिसाब से इनके अलग अलग चीजें हो जाती है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ एकांत रहित बहुलक हो गया, कर्म रहित बहुलक हो गया, खंड रहित, खंड सही बहुलक हो गया, कलम बहुलक हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हम इतना ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसमें प्राकृतिक रबर। क्या होगा, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर आप लोग जानते हैं जो प्रकृति में मिल जाते हैं हमें आसानी से, है ना, प्राकृतिक रबर, ठीक है ना, यार रबर भी लिख सकते हैं, रबर, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है, जो रबर होगा, प्राकृतिक रबर हम जानते हैं कौन, किसी एक प्राकृतिक रबर का नाम बताओ तो बेटा।
कोई एक याद हो आप लोगों को। जो आइसोप्रीन होता आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है वही एक प्राकृतिक रबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्राकृतिक रबर क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है। तो आइसोप्रीन से क्या बनता था, हमने बनाया था बेटा आइसोप्रीन से, क्या बनता है बताओ, किसी को नहीं याद। आइसोप्रीन से हमने क्या बनाया था, आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन बनाया था कि नहीं बनाया था। अरे भूल गए, चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक रबर क्या हो सकते हैं, यदि हम प्राकृतिक रबर के बारे में जानेंगे क्या क्या चीजें हो सकती है प्राकृतिक रबर। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को। प्राकृतिक रबर क्या होता है बेटा, इसमें यदि हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक रबर, चलो इसी एग्जांपल से लेते हैं कि जो प्राकृतिक रबर है, देखो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है ना। किसका बहुलक है, आइसोप्री, क्या कहेंगे हम, आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है ना। इसका बहुलक क्या होगा, आइसोप्रीन का जो बहुलक होगा वो क्या, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक। अब देखो इसमें कितनी मात्रा होगी, तो यदि हम कहेंगे आइसोप्रीन की जो इकाइयां हैं कितनी इकाइयां होंगी, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन इकाइयां, ठीक है ना, आइसोप्रीन इकाइयां की संख्या, यदि हम इसकी संख्या देखें तो लगभग कितनी होंगी, 11,000 से लेकर के, देखो 11,000 इकाइयां जुड़ी होंगी से लेकर के और 20,000 इकाइयां तक होती, 20,000 इकाइयां तक होती है। यानी कि जो 11,000 इकाइयों को जोड़ेंगे तब जाकर के क्या बनेगा हमारे पास, पॉली आइसोप्रीन बनेगा, प्राकृतिक रबर बनेगा, ठीक है ना। और इसमें हम किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आइसोप्रीन लिया, तो आइसोप्रीन का पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, है ना। आइसोप्रीन किस प्रकार से होगा, आइसोप्रीन इस प्रकार से होता है बेटा, जैसे CH2, देखो डबल बॉन्ड, फिर हमने लिया CH, फिर सिंगल बॉन्ड, जी बताया नहीं था शायद मुझे, CH3, और यहाँ पर आएगा आगे डबल बॉन्ड से CH2, ठीक है ना। जब हम इसके n मॉलिक्यूल लेंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे, n, पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी, पॉलीमराइजेशन की क्रिया के बाद यदि हम इसको देखते हैं तो ये क्या बना देता है, ये बन जाता है बेटा यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर ऊपर भी क्या होगा CH3, है ना। हाँ गड़बड़ हो रहा क्या, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना, और एक डबल बॉन्ड इसमें आएगा, है ना। तो कैसे आ सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलो CH3 इसमें देख लेते हैं, CH3, फिर डबल बॉन्ड से CH, फिर सिंगल बॉन्ड से, इस प्रकार से आ जाएगा बेटा, क्या आएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड ऐसे होल N। देखो यदि हम इसको देखेंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन जो ये CH है, इस CH को मान लो ये ऐसे, चलो इसी के हिसाब से लिखते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इस टाइप से हो गया, दूसरे हिसाब से हो गया, लेकिन है फॉर्मूला सही, गलत नहीं है फॉर्मूला, लेकिन इसी के हिसाब से नहीं हुआ, इसके हिसाब से लिखते हैं, जैसे हमने इसके हिसाब से आएगा यही, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, कैसे, जैसे देखो बेटा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये होगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, देखो ये CH हुआ, इसको हम CH ही रहने देते हैं, फिर डबल बॉन्ड लगाएंगे, देखो अब डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि C और CH3, ठीक है ना, और फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर क्या आएगा CH2 आएगा, फिर इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं बेटा, तो आगे सिंगल बॉन्ड से फिर क्या आएगा, होल N आएगा, इस टाइप से ये इसको लिख सकते हैं, इसी के हिसाब से हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, ये पॉली आइसोप्रीन हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रीन। ये क्या है,
आइसोप्रोपी, आइसोप्री, ठीक है ना। इसी के हिसाब से हमने इसको बना लिया। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, इसमें इनमें इकाइयां जुड़ती चले जाएंगी और बहुत सारे अणु जुड़ते करके क्या बना देते हैं, एक प्राकृतिक रबर बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, प्राकृतिक रबर होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसका संगठन यदि देखेंगे तो किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रबर बल्कनीकरण। नेक्स्ट है इसमें रबर वल्कलीकरण, रबर का वल्कलीकरण, वल्कनीकरण। यदि हम रबर का वल्कनीकरण करते हैं तो क्या कौन सी प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो यहां पर यदि हम देखें ये क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है ना। और इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा कि ये है क्या, है ना। यदि हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में, ठीक है ना, किसमें, इस प्रक्रिया में जो प्राकृतिक रबड़ है, कौन सा वाला, प्राकृतिक रबड़, ये याद रखना है, इसको ध्यान रखना, छोटी परिभाषा लेकिन याद रखना है। प्राकृतिक रबड़ की द्विबंध, कैसे वाली, द्विबंध युक्त श्रृंखला, उसमें क्या था, अभी तक द्विबंध था, युक्त श्रृंखला, ठीक है ना, द्विबंध युक्त श्रृंखला या श्रृंखलाएं, इसको है ना, श्रृंखलाएं परस्पर गंधक के क्रॉस, जो गंधक होता है, गंधक जानते हैं बेटा, गंधक क्या होता है, गंधक किसे बोलते हैं बेटा, कोई बच्चे बताओ, सल्फर, सल्फर को, राइट, है ना। गंधक के क्रॉस, ठीक है ना, बंधों द्वारा जुड़ जाती है, बंधों द्वारा जुड़ जाती है, ठीक है ना। ये क्या होगा, बंधों के द्वारा क्या होगी, जुड़ जाती है। और इसको क्या कहते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं, ये जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो वहां पर डबल बॉन्ड था वो क्या होगा, गंधक की जो श्रृंखलाएं हैं गंधक के क्रॉस बंधों से जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, एक तो कठोर रबड़ प्राप्त होगा, इस प्रक्रिया से क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम बल्कनीकरण में देखेंगे तो प्राकृतिक रबड़ है, उसमें जो डबल बॉन्ड था जो हमने अभी बनाया है ना, उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है ना। और इसके कारण इसका क्या होगा, प्रत्यास्थता का गुण कम हो जाता है, जो खिंचाव का गुण है वो कम हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, जब ये प्रक्रिया होगी, जब हम गंधक के साथ इसको क्रॉस बंध बनाएंगे इसका, तो इस प्रक्रिया से क्या होगा, इससे क्या हो जाएंगे, इस प्रक्रिया से रबड़ कठोर हो जाएगा, जबकि लचीला होता है कि नहीं होता है। तो रबड़ क्या हो जाएगा, रबड़ क्या होंगे, इस बल्कनीकरण के कारण क्या होगा, रबड़ अधिक कठोर हो जाएगा। एक तो कंडीशन ही होगी, अधिक कठोर होगा, ठीक है ना। एक तो क्या होगा, अधिक कठोर होगा, ठीक है ना। दूसरा, ये इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जो ये प्रक्रिया गंधक का हमने क्रॉस बंद, ये बल्कनीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे पहले जो ढूंढा था बेटा, ये चार्ल्स उडियर ने ढूंढा था इसको, है ना। और इस क्रिया को कहते हैं बल्कनीकरण। तो बल्कनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इसकी श्रृंखला है, हमने लिया, तो बल्कनीकरण किस प्रकार से करवाया जाता है, जैसे मान लीजिए हम डबल बॉन्ड वाली कोई श्रृंखला लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया CH2, ठीक है ना, यहाँ ऊपर ले लेते हैं CH2, फिर ले लेते हैं CH, फिर डबल बॉन्ड ले लेते हैं, देखो C डबल बॉन्ड CH, ऐसे तो होगा। जो ये डबल बॉन्ड है CH के बीच और इस CH2 ले लिया, ये हमने एक प्रक्रिया ले रहे हैं, है ना। इस पर हमने क्या किया, S2 ले लिया, S2 के साथ अभिक्रिया करवाई, तो ये S2 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बना देगा, एक तो H2S निकल जाएगा इसमें से,
है ना। और मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लिए, जैसे एक ए हो गया और एक दूसरा ले लेते CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH और CH2। ये आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी बेटा, है ना। ये बहुत सारे बड़े बड़े अणु हैं। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों जगहों पर ये सल्फर जुड़ जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, ये जो यहाँ पर जो है क्या बना देगा, इस बॉन्ड के साथ ऐसे सल्फर जुड़ जाएगा बीच में, है ना। तो यहाँ इस टाइप से हम दिखा सकते हैं इसको कि सल्फर किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। हमने CH2 लिया, फिर CH लिया, फिर हमने सिंगल बॉन्ड CH लिया, फिर यहाँ पर हम लेते हैं CH2, ठीक है ना। फिर हम इधर की तरफ लेते हैं CH2, ये नीचे भी आएगा बेटा, है ना। फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जहां पर ये सल्फर जुड़ेगा, ये आगे भी चेन है बेटा, काफी लंबी श्रृंखला है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर H2Cl2 की अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, H2Cl2 की, H2Cl2। H2Cl2 की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो सल्फर जुड़ेगा इसके साथ, देखो यहाँ पर क्या हो जुड़ेगा, सल्फर ऐसे। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो CHCl और CHCl एक ही बन जाएगा, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, सल्फर अलग निकल जाएगा। तो देखो ये वल्कनीकरण के द्वारा जो द्विबंध था, जो डबल बॉन्ड था, वो खत्म हो गया। और उसके कारण जैसे रबड़ क्या होता है, लचीला होता है, अब वो क्या होने लग गया, हार्ड होने लगे, कठोर होने लगे। तो ये चेंजेस है उसके, है ना। किस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये रबड़ का बल्कलीकरण है। याद रखना आपको कि इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रबड़ जो होता है उसका द्विबंध युक्त श्रृंखला है परस्पर गंधक की क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती हैं, और जुड़ने पर क्या हो जाते हैं, ये रबड़ कठोर, अधिक कठोर हो जाती है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया वल्कलीकरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, वल्कलीकरण। क्या कहलाएगा बेटे, वल्कलीकरण, वल्कलीकरण। याद रहेगा, हमने कुछ नहीं करना है। वल्कलीकरण क्रिया में क्या होता है, गंधक द्वारा जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कैसे कैसे बंध बना देते हैं, क्रॉस बंध बना देते हैं, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रबर का वल्कलीकरण कहलाता है। क्लियर। अब देखो ये तो था प्राकृतिक रबर के बारे में, है ना। अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो ये हमने वल्कलीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लिया। उसके बाद है बेटा इसमें संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबड़ क्या क्या, जिनको हम रबड़ बना सकते हैं, संश्लेषण के द्वारा बना सकते हैं, कौन कौन से रबड़ हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है संश्लेषित रबड़, जिनका हम संश्लेषण कर सकते हैं, जिनको हम बना सकते हैं, है ना। संश्लेषित रबड़, आप लोगों ने बहुत सारे प्राकृतिक रबड़ देखे होंगे, है ना, जो रबड़ की तरह खिंचाव होता है जिनमें। तो प्राकृतिक रबड़ बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं संश्लेषित रबड़, जिनका हम संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना, जिनको हम बना सकते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ जैसे आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है ना। अब इसमें जो संश्लेषित रबड़ कौन कौन से हो सकते हैं, तो संश्लेषित रबड़ में पहला लेते हैं, देखो पहला है हमारे पास स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन क्या होगा, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। यहां पर देखेंगे तो स्टाइरिन, ठीक है ना, और ब्यूटाडाइन, ये क्या है बेटा, हमारे पास प्राकृतिक रबड़ है, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, इसको कहा जा सकता है, इसको कहते हैं बूना एस। क्या कहते हैं, बूना एस के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसा रबड़ है, देखो बूना एस, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। बूना एस, बूना एस काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बूना एस रबड़ ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये दो जो हमारे पास क्या होंगे, दो पदार्थों के संयुक्त होने से होता है। एक तो होता है 1,3 ब्यूटाडाइन से, और दूसरा होता है इसमें स्टाइरिन। दोनों से मिलकर के क्या हो जाता है, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे पास बूना एस रबड़ बनता है। तो हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे। दो मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, यदि हम इसमें देखें तो दो मॉलिक्यूल कौन कौन से आएंगे,
यदि हम दोनों मॉलिक्यूल को देखते हैं तो दो मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, तो पहला है हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है बेटा, यदि हमारे यहाँ पर देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH। फिर इस पर क्या करेंगे, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, डबल बॉन्ड CH2। ये है, ये क्या है बेटा, इसका नाम बताओ। ये n मॉलिक्यूल लेंगे, ये है बेटा 1 और 3। देखो 1,3, देखो एक तो 1 पर है और एक 3 पर, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई आइन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, डाई इन कहते हैं कि नहीं कहते, डाई इन है। तो ब्यूट 1,3 ब्यूटाडाइन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूटा, ठीक है ना, डाई, ठीक है ना। या दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, 1,3 डाई डाईइन, क्या लिख सकते हैं, नहीं पहले आएगा, ऐसा आएगा ब्यूट आएगा, ठीक है ना, ब्यूट 1,3 डाईइन लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो इसका जनरली ये नाम लिखते हैं कि 1,3, देखो ब्यूटा तो इन्होंने शब्द लिखा इस ब्यूटेन से, है ना, और डाईइन इसलिए लिखा कि दो बार आया है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, इस पर अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, एक मिनट बेटा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें किस प्रकार से आएगा कि यहाँ पर हम किसकी अभिक्रिया करवानी है, यहाँ पर हमें अभिक्रिया करवानी इससे, किससे करवानी है, स्टाइरीन से। अब स्टाइरीन का फॉर्मूला किसी को मालूम है, किसी को मालूम है बेटा स्टाइरीन का फॉर्मूला, सर बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ये बेंजीन रिंग होगा और इसके ऊपर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है स्टाइरीन, और इसके हम क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, सोडियम के साथ, किसके उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, ये बूना एस बना देता है। किस प्रकार से आएगा, देखो जहां पर, अब इसको चलना कैसे बेटा, देखो यहाँ CH2 से चलेगा, सिंगल बॉन्ड पहले CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, किस में कन्वर्ट होगा, CH में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब यहाँ देखो ये दोनों के बीच क्या, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये फिर बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ थोड़ी सी अंतर है, इसमें क्या था, सिंगल बॉन्ड था, अब इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, और फिर क्या आएगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। अब इससे जुड़ने वाला जो ग्रुप है वो कौन सा होगा, इससे जो जुड़ने वाला ग्रुप है वो ये है, देखो कौन सा वाला, यहाँ पर जो CH है, तो ये CH इसको जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, CH2, पहले ये वाला जुड़ेगा, CH2 यहाँ से जुड़ेगा इससे, है ना, CH2 जुड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर CH आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसको होल N कर देंगे और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ देंगे इस पर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है बूना एस, क्या बोलेंगे इसको, बूना एस रबर, ये रबर, रबर का नाम है बूना एस, ये बूना एस, ठीक है ना, हम इसको बूना एस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका सर्वाधिक जो उपयोग होता है, यदि हम इसको देखेंगे तो ये कैसा होगा, बूना एस का निर्माण हमारे पास, इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी जानकारी में होनी चाहिए, जैसे माना इसका 75% लेते हैं, कितने लेते हैं, 75%, और इसका कितना लेते हैं, 25%। और ये कौन सा रबर बना होगा, ये जो संश्लेषित रबर है, कौन सा रबर बना होगा, ये सर्वाधिक उपयोग होने वाला रबर है, जो बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास उपयोग होता है। और कहां पर होगा इसका उपयोग, यदि हम इसका उपयोग देखते हैं तो उपयोग कहां पर होगा इसका, जो आप लोगों ने देखे होंगे, गाड़ी के टायर देखे होंगे, है ना, टायर को बनाने में, ठीक है। दूसरा कहां पर हो सकता है, गैसकेट, जैसे मैंने बताया था गैसकेट होती है जो इंजन में लगाए जाते हैं, वहां पर भी इसका उपयोग होता है। रबर अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, है ना। और जो जूते होते हैं हमारे, उनके जो सोल सोल बनाए जाते हैं, जूतों के सोल, है ना, जूतों के सोल बनाए जाते हैं,
ये इसी प्रकार का रबर होता है, इसको बोलते हैं बुनाएस। ठीक है ना। जो बिजली के तार होते हैं उनको भी बनाया जा सकता है ना। तो ये इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा है बेटा इसमें, इसके बाद इस संश्लेषित रबड़ में, वो है बुना एन। दूसरा जो रबड़ बनता है वो, उसको हम नाइट्राइल रबड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि हम इसको देखेंगे तो ये होगा नाइट्राइल रबड़। कौन सा रबड़ होगा? नाइट्राइल रबड़। ठीक है ना, नाइट्राइल रबड़। तो नाइट्राइल रबड़ क्या हो सकता है? ठीक है ना, नाइट्राइल रबड़ क्या है? तो नाइट्राइल रबड़ को हम कह सकते हैं बूना एन। क्या बोलते हैं इसको? बूना एन बोला जाता है। ठीक है ना, बूना एन के नाम से इसे प्रचलित है। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी हमने क्या करना है, ब्यूटाडाइन लेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसके साथ क्या करेंगे, एक्रिलो नाइट्राइल की अभिक्रिया करवाएंगे बस। किसकी अभिक्रिया करवानी? लेना वही जो हमने पहले किया था। किसका लिया था हमने? ब्यूटाडाइन लिया था, 1,3 ब्यूटाडाइन लिया था। तो हम क्या करेंगे, एन मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसका? N3 ब्यूटाडाइन। यानी कि हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये है बेटा 1,3 ब्यूटाडाइन। और इस पर हमने रिएक्शन करवानी केवल अलग, उसमें स्टाइरिन की अभिक्रिया करवाई, इसमें हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? एक्रिलो नाइट्राइल। तो एक्रिलो नाइट्राइल क्या हो सकता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है वैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसको बोलते थे। ये वाइनिल नाइट्राइल भी कह सकते थे इसको, है ना। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में, Na की उपस्थिति में। भाई इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सिंपल वैसे ही आएगा जैसे हमने पहले किया था। देखो ये हम किस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी, CH2 ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आएगा CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा CH2 होगा, फिर आगे देखो ये वाला CH2 लगे, कौन सा वाला? ये वाला CH2। तो ये CH2 लगा, फिर ये CH लगा, देखो ये वाला CH, लेकिन इसके पास एक बॉन्ड और है, CN नीचे की तरफ लगा देंगे और ये बॉन्ड आगे बढ़ा करके इसको N कर देंगे। बस हमारे पास बन गया बूना एन। क्या बना? बूना एन। इसको क्या बोलेंगे? बूना एन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको हम बूना एन के नाम से, है ना, इसे बूना एन भी कहते हैं। बूना एन का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? ब्यूटाडाइन, Na का मतलब सोडियम। ठीक है ना, Bu का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन। यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं तो Bu का मतलब क्या हो गया? ब्यूटाडाइन। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटाडाइन। और Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम। Na तो सोडियम हुआ ना। देखो बूना Bu का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, Na का मतलब हो गया सोडियम। ठीक है ना, N का मतलब हो गया नाइट्राइल ग्रुप। इस वाले पहले वाले में भी क्या था? बूना एस था। पहले वाले में क्या था? बूना एस था कि नहीं? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसका नाम नाम हो गया ब्यूटाडाइन, Na का मतलब हो गया सोडियम, और S का मतलब क्या हो गया? स्टाइरिन। वहां स्टाइरिन लिया था ना हमने, वहां तो हमने स्टाइरिन लिया था, और यहाँ पर क्या लिया? N का मतलब हो गया नाइट्राइल, जो हमने क्या लिया था इसमें? नाइट्राइल लिया था। एक्रिलो 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 नाइट्राइल लिया था। ठीक है ना, एक्रिलो नाइट्राइल लिया था ये वाला। बस इसी के नाम के आधार पर हम उनको इनके नाम परिवर्तित कर देते हैं ना। समझ में आया बेटा? आप इसको देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ही रबर होते हैं सारे के सारे, और ये सहबहुलकलन द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद और है बेटा, एक दो और रबर है। ये है ABS रबर। नेक्स्ट जो रबर है हमारे पास वो ABS रबर है। कौन सा है? ABS रबर। अब इस ABS रबर को कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है ना। इस ABS रबर को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है? ये भी हमारे पास ब्यूटाडाइन है। यहाँ पर भी क्या लेंगे? ब्यूटाडाइन लेंगे, और उसके साथ स्टाइरिन के साथ स्टाइरिन भी लेंगे, और क्या लेंगे? एक्रोनाइट्राइल भी लेंगे। तीनों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर तीनों एक साथ लेते हैं। क्या क्या चीजें हमने ली?
पहले ब्यूटाडाइन लेते हैं। एन मॉलिक्यूल क्या होंगे? ब्यूटाडाइन। एन मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने लिया। फिर इस पर रिएक्शन करवाएंगे स्टाइरिन की, प्लस स्टाइरिन क्या होता है? बेंजीनिंग होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इसके भी क्या लिए? एन मॉलिक्यूल लिए, प्लस इसमें क्या लिया? एक्रिलोनाइट्राइल लिया। एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है? एन मॉलिक्यूल लेंगे, और ये जो हमने ऊपर बना रखा है ना CH2 डबल बॉन्ड CH और CN हो गया। इन सबकी अभिक्रिया करवाने पर, इन सबकी अभिक्रिया होने पर ये क्या हो जाता है? एक प्रकार का रबड़ प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ABS रबड़ बोलते हैं। ठीक है ना? कौन सा रबड़ होता है? ABS रबड़। और कैसे बनेगा बेटा? देखो, हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। पहले वाले में क्या हुआ? देखो, सबसे पहले ये देखो, CH2 को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर क्या आएगा? CH आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, CH आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, CH2। ये तो आएगा किसका काम? इसका काम तो हो गया पूरा, है ना? फिर ये जुड़ेगा, तो ये कहाँ से जुड़ता है? हमें पता है, ये पहले यहाँ से जुड़ेगा, इस वाले से, है ना? इस वाले, तो यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके नीचे क्या आएगा? बेंजीन आएगी। ये फिर आगे बढ़ेगा, देखो ये आगे बढ़ा, है ना? फिर कहाँ जुड़ेगा? इस वाले पे, CH2 पे। फिर क्या हुआ? फिर सिंगल बॉन्ड CH जुड़ा, फिर इस CH पे क्या आएगा? नीचे CN आएगा, फिर ये आगे चले जाएगा और इसमें होल एन कर देंगे, और ये है बेटा ABS। क्या बना हमारे पास? ABS रबर। ठीक है ना? ABS रबर बन गया। कौन सा रबर बन गया? ABS। और इसका जो उपयोग है, जो मोटर कार होती हैं उनके बॉडी बनाने में किया जाता है। ठीक है ना? जो उनका बॉडी बनती है, मोटर कारों की बॉडी बनती है, वो इस ABS रबर से बनती है। प्लास्टिक की होती है ना, प्लास्टिक बॉडी बनती है अधिकांश, तो ABS रबर होता है। ठीक है ना? उनसे क्या होता है? इनकी बॉडी बनाई जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोटर, मोटर कारों की बॉडी बनाने में इसका उपयोग हम क्या किसमें करते हैं? मोटर और कारों की बॉडी बनाने। ठीक है ना? उनकी बॉडी जो बनाई जाती है बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं, ABS रबर का, है ना? और यहाँ A का मतलब क्या हो गया? ABS क्यों कह रहे हैं? इसमें है बेटा एक्रिलोनाइट्राइल, B का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, और S का मतलब हो गया स्टाइरिन। इसमें तीनों है। देखो, A का मतलब क्या हुआ? A का मतलब हमारे पास एक्रिलोनाइट्राइल हुआ, B का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, S का मतलब हो गया स्टाइरिन। तो ये ABS रबर है, तीनों से मिलकर के बना हुआ। सरल याद करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, ABS रबर बन गया, है ना? इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? ABS रबर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा नियोप्रीन रबर। एक रबर और है नियोप्रीन रबर। ये सरल है बेटा, बहुत सरल है, आप लोग इनको याद कर सकते हैं। ठीक है ना? नियोप्रीन। नेक्स्ट है नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर। ठीक है, नियोप्रीन रबर क्या होगा? ठीक है ना? यहाँ पर भी क्या करते हैं? यहाँ पर क्लोरोप्रीन लेते हैं और उसमें क्या करवाते हैं? क्लोरोप्रीन का सहबौलीकरण करवाते हैं। ठीक है ना? सहबौलीकरण करवाने पर हमें नियोप्रीन रबर प्राप्त हो जाता है। ठीक है? और क्लोरोप्रीन का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है? तो नियोप्रीन, पहले हम नियोप्रीन रबर बनाना सीखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर लेंगे बेटा, हम क्या लेंगे? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसका नाम, एक नया नाम है। ये सिंपल है, बहुत सरल है। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और इस पर क्या नीचे की तरफ लगा होगा? CN, फिर डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा होगा? CH। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? इसको हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि क्या आएगा? H2O8, और इस पर क्या होगा? 2 माइनस चार्ज, ये उत्प्रेरक होगा। क्या होगा ये? उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बना देगा? ये आगे जुड़ जाएगा, और जुड़ने पर क्या बना देगा? हमारे पास नियोप्रीन बना देगा। कैसे जुड़ेगा? देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या होंगे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना? अब देखो बेटा, ये फिर यहाँ बीच में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, क्योंकि C, अब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH Cl लगा देंगे, और ये CH क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से होल एन हो जाएगा।
तो यही हमारे पास क्या है, न्यूप्रीन है। ये CH2 है बेटा इसमें शायद ना, यहाँ CH2 होगा ये, ठीक है ना, यहाँ भी CH2 होगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोप्रीन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, है ना। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नियोप्रीन, नियोप्रीन। ये रबड़ हो गया, नियोप्रीन रबड़, ये हमने नियोप्रीन रबड़ बना दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया जा सकता है। और भी रबड़ बनाए जा सकते हैं, जो अन्य प्रकार के रबड़ बन सकते हैं। तो ये तो था बेटा जो हमारे कोर्स में थे, ये रबड़ बनाने की विधियां थी। दूसरा है इसमें हमें अन्य चीजों को देखना है। इसमें लगभग मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया है ना। उसके बाद है जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक, ऐसे बहुलक जो जैविक क्रिया द्वारा जिनका निम्नीकरण किया जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो सकते हैं, चलो जैव निम्नीकृत बहुलक के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है इसमें जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक, निम्नीकृत बहुलक। ये जैव निम्नीकृत बहुलक होते क्या है, ठीक है ना। तो इनमें यदि हम देखेंगे तो जैव निम्नीकृत का मतलब क्या है, जो हमारे जो क्या होते हैं बेटा, जितने भी संश्लेषित बहुलक होते हैं वो जैव निम्नीकृत नहीं हो सकते, उनको हम जैविक क्रिया के द्वारा समाप्त नहीं करते। जैव निम्नीकृत जानते हैं आप लोग, ये शब्द कहाँ से आया हुआ है, कि जिनका हम अपघटन करके जो प्राकृतिक तत्व है उनमें मूल तत्वों में ले आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सब्जी ली, ठीक है ना, सब्जी को देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। और उस सब्जी को हमने क्या किया, उसका जो कबाड़ है, जो बाकी बचा हुआ है, उसको हम कहीं पे फेंक देते हैं। केले का छिलका देखा आप लोगों ने, केले का छिलका तो सभी ने देखा होगा, है ना। और उसको हमने क्या किया, प्रकृति में छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पर फेंक दिया। 8-10 दिन बाद देखोगे तो ये छिलका यहाँ नहीं दिखाई देगा, वो धीरे धीरे अपघटित होकर के क्या हो जाता है, जैव निम्नीकृत हो जाता है। वो मिट्टी की तरह हो जाता है, जैसे मिट्टी में विलीन हो जाता है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, एक पॉलीथीन को लेते हैं, या जो हम क्या करते हैं, जो संश्लेषित बहुलक लेते हैं, एक प्लास्टिक की चेयर हमने तोड़ी और तोड़ने के बाद उसको एक टुकड़ा यहाँ डाल दिया, प्रकृति में डाल दिया, ये कई 100 साल तक जो है इसी रूप में रहेगा। समझ में आया बात, यानी कि उसका जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, उसका जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता है। केले का छिलका सड़ गया, खत्म हो गया, वहां पर क्या हो गया, उसका जैव निम्नीकृत। लेकिन जब हम पॉलीथीन को कहीं पर डालते हैं तो वो क्या नहीं होती है, जैव निम्नीकृत नहीं होती है, ठीक है ना, वो समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जो जैव निम्नीकृत बहुलक कौन कौन से हो सकते हैं, जो जिनको हम जैविक रूप से पुनः उसी रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बहुलक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। जो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उनको कहा जाता है जैव निम्नीकृत बहुलक। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनमें हम पहला नंबर आता है, ये तो समझ में आ गया बेटा, जैव निम्नीकृत बहुलक कौन होंगे, जो प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक, ठीक है ना। और जो संश्लेषित बहुलक होते हैं वो कभी भी जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। तो जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं, तो वो बहुत देर में होते हैं, बहुत सालों तक वो सड़ते नहीं। अब इसमें पहला नंबर आता है जैव निम्नलिखित बहुलक में, नंबर 1 है, ये है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटा इरेट को बी को बीटा हाइड्रोक्सी, इसका नाम है, मैं एक इसमें लिख लेता हूँ, PHVV, है ना। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, वो है पॉली सॉरी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटा, नाम थोड़ा लंबा है बेटा इसका, ब्यूटारेट ब्यूटारेट
डैश को शब्द भी है, को डैश, फिर क्या है बीटा, ऐसे लिखते ना बीटा, फिर क्या आएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये है बेटा इसका नाम, थोड़ा लंबा नाम है ना। जनरली पूछते कम ही है इसको, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हम करते हैं इसकी इसकी अभिक्रिया देखेंगे। तो किस प्रकार 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल। तो इसको बनाया कैसे जाता है, जैसे हमने क्या लिया, देखो CH3 CH और इस पर क्या लेंगे OH, ये हाइड्रोक्सी हो गया बेटा, ये ऑल वाला ग्रुप है ना, क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप अभी जुड़ा हुआ है CH2 NCOOH, ये है हमारे पास, ये जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसका नाम हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल, ठीक। इस पर रिएक्शन करवाते हैं, देखो इस पर किसकी रिएक्शन करवाते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक अम्ल। देखो हम क्या लेंगे CH3 CH2 और 3 हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पर यहाँ OH लगा देंगे, है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल, ये है। इसकी हमने अभिक्रिया करवा दी 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक अम्ल की, और इसकी अभिक्रिया करवाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये अभिक्रिया सरल है, ठीक है ना। और क्या बना देता है, यहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन पर R की जगह हम CH3 ले सकते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ये ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन है, फिर इससे हमने क्या किया CH, और यहाँ पर क्या आएगा CH3 इस पोजीशन पर आएगा, फिर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और C, ये डबल बॉन्ड O आएगा, और ये ऑक्सीजन इस टाइप से, और ये पूरा बंद हो जाएगा होल है। ये है बेटा पीएच, इसको बोलेंगे पीएच वीवी, ठीक है ना। और ये क्या, यहाँ पर आर का मतलब हम क्या ले सकते हैं CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं ना, यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में, जैसे हमने यह CH3 लिया, इसको और भी ले सकते हैं, है ना। तो ये क्या बना देगा, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल, ठीक है ना। और ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये किसी चीज को लचीलापन प्रदान कर देता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग हम करते हैं, जैसे पैकिंग के लिए हमारे पास आता है, विशेष पैकिंग के लिए उपयोग होने वाले बहुत सारे ऐसे रैपर होते हैं जो जिनका हम पैकिंग करते हैं, है ना। अस्थि रोग के उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए इन जगहों पर हम इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट दूसरा वाला है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। नेक्स्ट है इसमें पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। तो पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्राकृतिक जैव निम्नीकृत बहुलक है वो है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल। ये क्या होता है PGA, इसको हम क्या बोलते हैं PGA बोलते हैं, क्या बोलते हैं PGA, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। और ये कैसे बनता होगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे ग्लाइकोलिक अम्ल, क्या लेंगे ग्लाइकोलिक अम्ल लेंगे, और उसको गर्म करने पर हम हमारे पास क्या होगा पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल बन जाएगा। तो ग्लाइकोलिक अम्ल क्या होता है, CH2 इस पर क्या होगा बेटा OH होगा, और एक तरफ क्या होगा COOH होगा, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिक अम्ल। अब इसको हम सीधे गर्म करेंगे, देखो इसको हमने क्या किया सीधे गर्म किया, और गर्म करने से क्या होगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना, या हाइड्रोजन निकल जाएगा उसमें से। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर क्या बनेगा, O तो यहाँ रहेगा, ठीक है ना, और फिर क्या आएगा CH2 आएगा, देखो CH2 आया, फिर क्या आएगा C और डबल बॉन्ड O बचेगा, ये वाला जो OH है ये H2O के रूप में निकल जाएगा, क्योंकि दूसरा अणु भी तो जुड़े कैसे, इसके दूसरे अणु के हाइड्रोजन से निकाल देगा, तो यहाँ पर होल करके N कर देना और प्लस NH2O निकाल देना, ठीक है ना। इसका नाम क्या है PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये बन गया हमारे पास, है ना। तो ये नए प्रकार का पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल हमारे पास बन गया, एक ग्लाइकोलिक अम्ल था और उससे पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल बन गया, ठीक है। और ये कहाँ पर इसका उपयोग होता है, शल्य चिकित्सा में क्या होता है, टांका लगाने में, जब हम क्या करते हैं टांके लगाते हैं कहीं पर किसी का
मांस फट जाता है, कट जाता है, तो उसमें टांके लगाने का काम किया जाता है। तो शल्य चिकित्सा में क्या करते हैं, टांका लगाने के काम इसको प्रयोग किया जाता है ना। जो टांका बनाया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो एक पतली सी तार से डॉक्टर क्या कर देता है, किसी चीज को सिल देता है, तो जो टांका बनाया जाता है वो क्या होता है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है। ठीक है ना। कुछ बाद यदि माना नहीं निकाल पाया तो सड़ करके खत्म भी हो जाता है। ठीक है ना। ये है बेटा। उसके बाद एक नेक्स्ट है इसमें, वो है पॉलीलैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है पॉलीलैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पॉलीलैक्टिक अम्ल। तो पॉलीलैक्टिक अम्ल क्या होता होगा, पॉलीलैक्टिक अम्ल इसको कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, लैक्टिक अम्ल ले लेंगे। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा, जैसे सी एच है और इस पर एक तरफ ओ एच होगा और एक तरफ क्या होगा, सी एच थ्री। ठीक है ना। और इस पे क्या होगा, इसी पर हम COOH दिखा सकते हैं। ये है लैक्टिक अम्ल, है ना। इसके हम क्या करेंगे, एन मॉलिक्यूल ले लेंगे और इसके जब एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो इसमें संघनन की क्रिया होती है। ठीक है ना। क्या होता था, संघनन की क्रिया। और ये नेक्स्ट जो हमारे पास बन जाता है वो इस टाइप से बन जाता है, ऑक्सीजन यहाँ आएगा, CH आएगा और इस पर CH3 और आगे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O और आगे जो है इससे जुड़ करके होल है और ये बन गया बेटा PLA। ये भी टांका लगाने के काम आता है, PLA। ठीक है ना। जो टांके लगाए जाते हैं तो इस प्रकार से हम इसको, ये इसमें क्या होता है कि आसानी से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना। इस टाइप से। अब एक लास्ट बचा बेटा इसमें जो हमारे पास है, वो है नाइलॉन 2। क्या है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 2। और फिर है नाइलॉन 6, इसी में है, नाम इसका नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 एक ही नाम है ना। ये किस प्रकार से बनता है, ये ग्लाइसिन से बनता है बेटा। किससे बनता है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन किस प्रकार से फॉर्मूला होगा, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2, NH2 CH2 एंड COOH। ये क्या है, ग्लाइसिन है। ठीक है ना। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं अमीनो कैप्रोइक अम्ल, अमीनो कैप्रोइक अम्ल। इसके एन मॉलिक्यूल ले लेंगे और प्लस इसमें क्या करेंगे, अमीनो कैप्रोइक अम्ल यानी कि एन मॉलिक्यूल NH2, ये अमीनो कैप्रोइक अम्ल है, और CH2 की होल 5, CH2 की होल 5, CH2 की होल 5 और इस पर क्या आएगा, COOH। इस प्रकार से आएगा, है ना। और ये क्या बना देगा बेटा, देखो यहां से क्या होगा, यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ ये मॉलिक्यूल किस टाइप से जुड़ जाएंगे। एक मिनट बेटा, है बैटरी डाउन हो गया। किस प्रकार से जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल NN मॉलिक्यूल है और ये जुड़ करके किस प्रकार से बना देंगे, यहां पर बन जाएगा NH2 को हम NH के फॉर्म में लिख लेंगे और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखा देंगे, है ना। और फिर क्या आएगा, CH2, फिर क्या बनेगा इसमें CO, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से दिखा सकते हैं इसको। फिर क्या होगा, जब C यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा इसमें से, एक H यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये क्या बना देगा, सिंगल बॉन्ड से NH जुड़ेगा। अगेन क्या होगा, CH2 की होल 5 होगा, CH2 की होल 5, ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा हुआ है। फिर आगे आएगा C डबल बॉन्ड O और आगे COH को हम क्रॉस करके यहाँ पर क्या कर देंगे, होल है। इसका नाम है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। इसका नाम क्या होगा, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो इस प्रकार से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पॉलीमराइजेशन।